मुझे बताओ कि शेफ कंसल्टेंट कैसे बनते हैं? एक नॉर्मल रेस्टोरेंट या कैफे ओपन करने के लिए कितना चाहिए होगा? 1 CR चाहिए होगा, 70 लाख। सी 1.5 to 2 CR आपको बेसिक लेके चलना होता है। इसमें इंटीरियर भी आ जाता है आपका, इसमें किचन कॉस्ट भी आ गई। सर कोई फेमस प्रोजेक्ट्स जो आपने अभी काम किए? मसाला सीक्रेट, कैफेजा। कैफेजा में कितना इन्वेस्टमेंट गया होगा? आई वोंट बी एबल टू रिवील दैट। ट्रेंड क्या चल रहा है, लोग पहले देखते हैं फिर खाते हैं। पहले देखते हैं यार ये रेस्टोरेंट है, इंस्टाग्रामेबल है, हाँ, तो वो रेस्टोरेंट में जाएंगे। इंस्टाग्राम है, उसने आपका पूरा शेफ का करियर कैसे चेंज किया? आपके ऊपर एक बायोपिक भी बनी हुई है। व्हाट वाज द नेम ऑफ इट एंड क्या उसके बारे में थोड़ा बताओ। तो व्हाट आर योर थॉट्स ऑन द क्लाउड किचन जो भी नया कॉन्सेप्ट है? एक महीने में अगर 400 से 500 रेस्टोरेंट ओपन हो रहे हैं तो उसके सामने 1000 से 2000 रेस्टोरेंट बंद भी हो रहे हैं। रेस्टोरेंट जितनी भी फेल होती है, व्हाट वाज द मेन रीजन बिहाइंड इट? हेलो अर्पित सर, हाय, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग द पॉडकास्ट। थैंक यू। या सो पहले आप मुझे बताओ सर कि व्हाट इज अ शेफ कंसल्टेंट? शेफ कंसल्टेंट, इट हैज द नेम, उसमें मीनिंग छुपा हुआ है। ओके। मतलब शेफ, एवरीबडी नोज हु इज अ शेफ। और कंसल्टेंसी मतलब वही कि शेफ जिस चीज में माहिर है उसको प्रोजेक्ट करना है, उसको बोलते हैं शेफ कंसल्टेंट। सर आपको इस फील्ड में कितना साल हुआ? मुझे ये फील्ड में वर्क करते हुए प्लस खुद का अपना करते हुए टोटल 22 ईयर्स हो गए। ओके सर, आपकी एज अभी अप्रोक्सीमेटली 40 years. या दैट्स ग्रेट। तो मतलब काफी लंबा एक्सपीरियंस है। या ट्रू। या सो ये एग्जीक्यूटिव शेफ जो होते हैं उससे Right. शेफ कंसल्टेंट कैसे डिफर करता है? Executive chef is like the top level of any restaurant or any cafe or any hotel. The head chef is called executive chef. And after that the chef consultant is totally different thing. उसमें ऐसा होता है कि शेफ कंसल्टेंट होते हैं, वो एग्जीक्यूटिव शेफ को और रेस्टोरेंट मैनेजर को दोनों को हायर करते हैं, उनको दोनों को ट्रेनिंग देते हैं, उनको सिखाते हैं कैसे क्या करवाना है, कैसे सब कुछ सिस्टमेटिक SOP सेट होगी। तो सर शेफ कंसल्टेंट के बारे में अगर मेरे को एक बेसिक तरीका, एक लेमन लैंग्वेज में अगर जो मुझे जानना हो तो व्हाट इज अ शेफ कंसल्टेंट? अगर लेमन की तरह पूछ रहे हो तो लेमन की तरह जवाब भी दूंगा डेफिनेटली। कि शेफ कंसल्टेंट बेसिकली अगर आपको होटल खोलना है या कैफ़े खोलना है या रिजॉर्ट खोलना है, रेस्टोरेंट खोलना है, आपको वो चीज़ के लिए F&B के फूड एंड बेवरेज के लिए सेटअप करना है, राइट। यू डोंट नो अबाउट द मेनू, आपको स्टाफिंग के बारे में पता नहीं है, आपको फूड कॉस्ट के बारे में पता नहीं है, आपको कटलरी क्रॉकरी के बारे में पता नहीं है, आपको किचन यूटेंसिल या किचन डिज़ाइनिंग कैसे होता है, किचन में कौन से इक्विपमेंट लगेंगे, कितने इक्विपमेंट लगेंगे, कहाँ पे क्या होगा, वेंडर मैनेजमेंट के बारे में पता नहीं है, तो वो सारी चीज़ें करके शेफ कंसल्टेंट देते हैं। सो सर काइंड ऑफ कंसल्टेंसी सर्विसेज यू प्रोवाइड, लाइक आप होटल्स को प्रोवाइड करते हो, रेस्टोरेंट्स को, सबको जो आपने नाम बताया सबको प्रोवाइड करते हो? राइट। सो एक टिपिकली कंसल्टेंसी प्रोजेक्ट अगर जो मैं बात करूँ तो कैसा गो थ्रू होता है फ्रॉम स्टार्ट टू एंड? स्टार्ट होता है बेसिक, एक बॉक्स दिया जाता है हमें या एक प्लेन जगह दी जाती है जहाँ पे बोला जाता है यहाँ पे रेस्टोरेंट बिल्टअप करना है। फर्स्ट डू यू डिसाइड द लोकेशन और समथिंग, क्या आप उनको हेल्प करते हो? वी एग्जैक्टली नॉट डिसाइड द लोकेशन, बट डेफिनेटली अगर मैं कोई प्रोजेक्ट लेता हूँ तो वो प्रोजेक्ट पे पर्सनली विजिट करता हूँ। विजिट करने के बाद ही पता चलता है कि ये प्रोजेक्ट कितना वायबल है, तो उनको एडवाइस करते हैं। अगर वो वायबल नहीं होता तो वो चीज़ की भी एडवाइस देते हैं कि सर अगर आप एरिया चेंज कर सको या लोकेशन चेंज कर सको तो इट विल बी मच बेटर फॉर यू। नाइस। देन व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप यू कैन? देन उसके बाद होता है मतलब एक जगह फाइनल हो गई, जगह फाइनल होने के बाद कंस्ट्रक्शन लेवल पे आते हैं। कंस्ट्रक्शन लेवल पे पहले हम एज अ कंसल्टेंट मैं F&B का प्रोवाइड करता था, लेकिन धीरे 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 जब आता है कि हमें डील करना है रेस्टोरेंट के साथ भी, रेस्टोरेंट में आने वाली प्रॉब्लम्स के साथ भी, तो तब आता है इंटीरियर डिजाइनिंग की बात। अब इंटीरियर डिजाइनर ऐसा नहीं है कि वो गलत होते हैं या उनके डिसीजंस गलत होते हैं, पर कभी कभार ऐसा होता है प्रैक्टिकल चीजें आपको प्रैक्टिकल बंदा ही बता पाएगा जो वहां पे काम करने वाला है जीरो लेवल पे, वो आपको इंटीरियर डिजाइनर नहीं बता पाएगा। तो जो ऑलरेडी इतने सारे रेस्टोरेंट्स में, कैफे में, होटल में या रिजॉर्ट्स में काम कर रहे हैं या कर चुके हैं, वो स्टाफ हमारे पास होता है और हमारा भी एक्सपीरियंस इतना वास्ट है कि वो चीज़ पे हम कमेंट कर सकते हैं कि ये आप सही जा रहे हो या गलत जा रहे हो। तो उसके अकॉर्डिंगली हम लोग इंटीरियर का भी डिजाइनिंग करवाते हैं। ओके। उसके बाद आता है नेक्स्ट स्टेप, किचन डिजाइनिंग। ओके।
जैसे इंटीरियर डिजाइनिंग होता है वैसे भी एक किचन डिजाइनिंग होता है, अच्छा, जिसमें इक्विपमेंट का डिजाइनिंग होता है, पूरा कहाँ पे लेआउट लगेगा, कैसे लगेगा। ओके। उसके बाद आता है क्रॉकरी कटलरी ऑर्डरिंग। क्रॉकरी कटलरी अभी ट्रेंड निकला हुआ है कि लेना है तो इम्पोर्टेड लेना है, पोर्सिलिन मटेरियल लेना है, बहुत सारा आता है, बोन चाइना आता है, पोर्सिलिन आता है, मेलामाइन आता है, बाप रे बाप। बहुत सारे मटेरियल आते हैं, स्टोनवेयर आता है। True. और हर किसी का अलग नजरिया है देखने का चीजों को, बराबर। तो उसके हिसाब से हम लोग डिसाइड करते हैं कि कौन से मटेरियल पे जाना है। और डेफिनेटली बजट तो मायने रखता ही रखता है, जितना आप हायर एंड जाते हो उतना बजट बढ़ता है। ओके, देन व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? किचन का हो गया। देन उसके बाद आता है मेनू डिजाइनिंग। तो हम लोग एज पर द ट्रेंड भी मेनू डिज़ाइन करते हैं। ट्रेंड के अलावा भी हम लोग मेनू में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जो पुरानी भी रखनी होती है। रीज़न बिहाइंड इट कि खाली नया 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 जो ट्रेंड पे चलते हैं ना, वो रेस्टोरेंट ट्रेंड खत्म होने के बाद क्या, एक चीज़ खत्म हो गई उसके बाद आप क्या करोगे। आज हम लोग भी एज एन इंडियन घर में सब्जी रोटी दाल चावल खाते ही खाते हैं, भले कितना भी पुराना हो गया। तो वी हैव टू टेक दैट इन अ कंसिडरेशन कि हमेशा ट्रेंड ही फॉलो करना है, वो जरूरी नहीं है। ट्रेंड खत्म हो गया आप खत्म, जो पुरानी चीज है वो तो चलती ही रहेगी। पर पुरानी चीजों को कैसे नए तरीके से दे सकते हो, कैसे नए तरीके से प्रेजेंट कर सकते हो, वो चीजें हमें करनी होती है। ओके, देन उसके बाद आता है फूड ट्रायल्स आते हैं। मेनू बनने के बाद फूड ट्रायल्स आते हैं। डू यू हायर द शेफ और एवरीवन? यस, वी डू हायर शेफ। हम लोग F&B सर्विस के बंदे होते हैं, जिसमें आता है रेस्टोरेंट मैनेजर आता है, असिस्टेंट मैनेजर आते हैं, F&B एग्जीक्यूटिव आते हैं, कैप्टन्स होते हैं जो ऑर्डर टेकर होते हैं, उसके बाद वेटर्स होते हैं, ये सबको हायर करते हैं। शेफ़ में भी बहुत सारी कैटेगरी होती है, एग्जीक्यूटिव शेफ़ होते हैं, उसके बाद सूस शेफ़ आते हैं, उसके बाद शेफ़ दी पार्टी जिसको CDP बोलते हैं, उसके बाद डेमी शेफ़ दी पार्टी आते हैं, उसके बाद कॉमी लेवल्स के 3 कॉमी अलग अलग लेवल के बंदे होते हैं, उसके बाद KST वाले बंदे होते हैं यूटिलिटी के लिए। तो इतने सारे बंदे हम लोग हायर करते हैं। उसका प्रॉपर प्लानिंग अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी साइज, हर चीज़ का प्लानिंग होता है। मैन पावर का भी प्लानिंग प्रॉपर्टी के हिसाब से और मेनू के हिसाब से, ये 2 चीज़ मायने रखती है, उसके हिसाब से होता है। सर कितने टाइम में प्रोजेक्ट खत्म होता है अगर एक प्रोजेक्ट आप लेते हो तो? सी अल्टीमेटली अगर कोई भी प्रोजेक्ट लेते हैं 3 महीने के अंदर हम लोग ख़त्म करके दे देते हैं। मैं आपको मैक्सिमम बोल रहा हूँ कि 3 महीने। हम लोग मैंने ऐसा भी किया हुआ है कि एक प्रोजेक्ट 15 दिन के अंदर भी ख़त्म करके दिया हुआ है। पर इट डिपेंड्स, अगर कंप्लीटली रॉ है तो आई कांट टेल यू कि 3 महीने में हो जाएगा, क्योंकि कंप्लीटली रॉ होता है तो उसमें होता है कंस्ट्रक्शन लेवल पे चलना होता है। तो कंस्ट्रक्शन लेवल में क्या होता है अल्टीमेटली कि कंस्ट्रक्ट किया, उसके बाद इंटीरियर डिज़ाइनिंग, उसके बाद इंटीरियर डिज़ाइनिंग के बहुत सारे प्रॉप्स होते हैं जो लगते हैं रेस्टोरेंट के अंदर लगते हैं। फिर उसके बाद क्रॉकरी सिलेक्शन, वेंडर से सारी चीज़ें हमारे पास आ रही है, उसका टाइमिंग पकड़ के चलना। और ये सब तो कभी कभार मैंने प्रोजेक्ट्स 1 साल 2 साल भी होते हुए देखा हुआ है, कंप्लीट होते हुए। 3 सिचुएशंस लेते हैं। एक रॉ लैंड है जिसके ऊपर एक बड़ी सी अपने को रेस्टोरेंट बनानी है, राइट। एक दूसरा है जहाँ पे एक कॉमर्शियल बिल्डिंग है, उसके अंदर अपने को एक रेस्टोरेंट बनानी है, Right. और एक तीसरा अपने लेते हैं कि कोई इंसान है जो एक नॉर्मल सा एक बर्गर का फ्रेंचाइज आउटलेट ओपन करना चाहता है। फ्रेंचाइज नहीं, चलो एक नॉर्मल आउटलेट ओपन करना चाहता है, बट इतना ज्यादा स्क्वायर फीट का नहीं है। ये तीनों सिचुएशन में अगर जो मैं देखूँ तो किसमें कितना टाइम लग सकता है? सी QSR, थर्ड वन से स्टार्ट करेंगे। वो आपने बोला QSR, वो छोटा मॉडल होता है, उसका ऑलरेडी फ्रेंचाइजी मतलब कंपनी ने ऑलरेडी डिसाइड करके रखा हो यही चीज़ जाएगी, इतनी चीज़ जाएगी, और उनको पहले से आइडिया होता है कि ये चीज़ इतने टाइम में कंप्लीट हो जाएगी, क्योंकि उनको सेम ही चीज़ को वहाँ पे रेप्लिकेट करना है। तो वो चीज़ में दिक्कत नहीं आएगी। और अपना खुद का कोई QSR ओपन करना चाहे तो कितना टाइम लग सकता है बनने में? वो ऑलमोस्ट 3 मंथ्स में हो जाता है, क्योंकि उसमें आप QSR में जाओगे, आप स्टैंड अलोन जगह पे तो जाओगे नहीं, वो कोई कमर्शियल बिल्डिंग में ही जाओगे, तो आपके पास जगह रेडी है, राइट। अभी आपको उसके अंदर QSR में हमेशा आप देखोगे कहीं पे भी जाओगे ना, तो मिनिमम कॉस्ट से मैक्सिमम प्रॉफिट लेने की बात आती है। तो उसमें ऐसा होता है कि उसमें इंटीरियर भी देखोगे तो बड़ा बेसिक लेवल का होता है, कोई इतना हाई एंड इंटीरियर नहीं होता, तो इसमें टाइम नहीं लगता, टाइम कंज्यूमिंग वो ज़्यादा नहीं है। और उनकी रेसिपी भी फिक्स होती है कि भाई बर्गर देना है, राइट, तो बर्गर की पेटी रेडीमेड होती है, या बर्गर की पेटी की रेसिपी होती है, वो जो बना के रख लेते हैं। उस बर्गर के जो ये होते हैं वो बाहर से प्रोक्योर करते हैं, या उनकी खुद की बेकरियाँ अलग एक फिक्स होती है, तो वहाँ से आता है। वेजिटेबल फिक्स होता है, तो उनकी रेसिपीज पहले से फिक्स होती है। जब फाइन डाइन कैफ़े की बात की जाती है, लग्जूरियस फाइन डाइन रेस्टोरेंट की बात की जाती है,
उसमें कुछ भी पहले से फिक्स नहीं होता है. रीजन बिहाइंड इट कि हर चीज को लग्जूरियस तरीके से देना है, तब जाके वो चीज से आप जस्टिफाई कर पाओगे कि ये चीज यहाँ पे क्यों दे रहे हैं. अगर पहले से डिसाइडेड है तो लग्जूरियस नहीं होगा, वो फिर आपका एक कॉमन रेस्टोरेंट में आ जाएगा. तो आपने उसके बाद मुझे बताया कि मेनू डिजाइन आपने किया. मेनू डिजाइन के बाद उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? मेनू डिजाइन के बाद मेनू ट्रायल्स होते हैं. पहले इन हाउस ट्रायल होते हैं, इन हाउस गेस्ट होते हैं. इन हाउस गेस्ट मतलब हमारे खुद के एम्प्लॉइज. और उसके बाद आते हैं आउटसाइड जो गेस्ट बुलाते हैं हम लोग, जो पर्टिकुलर इंडस्ट्रीज से हम लोग बुलाते हैं. जैसे डॉक्टर्स हो गए तो डॉक्टर लॉबी से हम लोग बुलाते हैं टेस्टिंग के लिए, या बिल्डर्स हो गए. अच्छा. तो उनको बुलाते हैं, या बड़े फेम हैं, कोई अच्छा सेलिब्रिटी है तो उनको टेस्टिंग के लिए बुलाते हैं. नॉट बिकॉज हाँ, एक रेस्टोरेंट खोल रहा है, उसको बाहर ये फैलाना होता है कि यार मेरा रेस्टोरेंट आ रहा है. तो डेफिनेटली उनको अप्रोच करेगा, लेकिन उसके अलावा जो कन्वर्जर है फूड लाइन के, उसको भी हम बुलाते हैं. अच्छा. तो वो डेफिनेट रिव्यू दे पाएंगे आपको कि यार ये चीज़ सही है, ये चीज़ को ऐसे सर्व कर सकते हैं, ये चीज़ को ऐसे दे सकते हैं. तो उसके लिए हम लोग प्लानिंग करते हैं. फूड ट्रायल के बाद लास्ट एग्जीक्यूशन पार्ट पे आते हैं कि भाई अब डेट डिसाइड करनी है. अब हमारा सब कुछ टेस्ट रन हो गया है, सब कुछ ट्रायल हो गया है, सब फाइनल हो गया है, वी आर रेडी टू गो. और एक डेट डिसाइड करके हम लोग ओपनिंग करते हैं. नाइस. तो सर आप इसमें कोई रेसिपी और वगैरह भी प्रोवाइड करते हो? हर एक रेस्टोरेंट में आपने कोई अलग अलग रेसिपी कुछ प्रोवाइड की हो या ऐसा कुछ किया? डेफिनेटली वी प्रोवाइड द रेसिपी, पर इसमें एक ट्विस्ट है कि मैंने इतनी सारी इंडस्ट्री में काम किया, मैं भी खुद शेफ़ हूँ, मैंने MBA किया हुआ है. अच्छा. लेकिन मैं आज तक पता नहीं कोई MBA किया हुआ शेफ़ से नहीं मिला आज तक. ओके. पढ़ाई लिखाई की होती है लेकिन बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो इंडस्ट्री में पढ़े लिखे होते हैं. तो रेसिपी देके अगर उनको मैं सिखाने जाऊंगा ना, और ऑनेस्टली अगर आप कोई भी रेस्टोरेंट में या कैफ़े में, बिजी रेस्टोरेंट, अच्छे रेस्टोरेंट की बात करता हूँ कि काम कर रहे हो, आप किचन में जाके देखोगे ना, उनके पास सांस लेने के लिए टाइम नहीं होता, तो रेसिपी कब पढ़ेंगे? सही बात है. तो रेसिपी उनको इसीलिए ट्रायल्स होते हैं, इसीलिए ट्रेनिंग्स होते हैं. मतलब वीक में एक बार ट्रेनिंग्स करते हैं कि भाई ये सही चल रहा है, गेस्ट का रिव्यूज़ लिया जाता है कि भाई बराबर जा रहा है कि नहीं जा रहा है. तो वो सारी चीज़ें करने के बाद ही हम लोग उसको लॉन्च करते हैं. ओके. तो आपको शेफ हायर करने में सर कितना टाइम जाता है, एंड व्हाट आर द पैरामीटर्स डू यू सी एट दैट टाइम? पैरामीटर्स हम लोग उनका CV मंगवाते हैं. जैसे मैंने बताया कि बहुत पढ़े लिखे नहीं होते, लेकिन कभी कभार पढ़े लिखे मिल भी जाते हैं. और उनका एक्सपीरियंस देखा जाता है मेनली. और डू यू डिसाइड ऑन द क्यूजीन बेसिस? हाँ, एक्चुअली में क्यूजीन्स भी बहुत सारे होते हैं. जैसे ओरिएंटल क्यूजीन आ गया, राइट. ओरिएंटल क्यूजीन में चाइनीज़ आ गया, मेडिटेरियन आ गया, इंडोनेशियन आ गया, वियतनामीज आ गया, थाईलैंड का आ गया. वो सारे क्यूजीन्स होते हैं, वो ओरिएंटल में जाते हैं. तो अगर ये सारे क्यूजीन्स के बारे में, सी एवरीबडी डजंट नो एवरीथिंग. We have to train them, we have to teach them, और if they know, we have to show them the direction. क्योंकि हर चीज़ अगर सब दे रहे हैं वैसे ही मैं दूंगा तो मेरे में और वो रेस्टोरेंट में फ़र्क क्या रहा? तो we have to divide them in a particular areas. और उनके अंडर्स में बहुत सारे अलग अलग शेफ्स आते हैं जो उनको हेल्प करते हैं पूरी रेसिपी फाइनलाइज करने में. और उसके अलावा हमारा प्लेटिंग, प्रेजेंटेशन, वो सब भी मायने रखता है. तो समझो सर कि अगर जो मेरे पास आज पैसा है, ठीक है, और मैं एक रेस्टोरेंट ओपन करना चाहता हूँ, और मैं अगर जो उसमें घुस के सब इंडिविजुअल चीज़ें चूज़ नहीं करना चाहता हूँ, तो मैं एक शेफ़ कंसल्टेंट को हायर कर सकता हूँ अपनी खुद की एक बड़ी सी रेस्टोरेंट बनाने के लिए. राइट. QSR नहीं, कोई ब्रांड का फ्रेंचाइजी नहीं, बट खुद के नाम का. राइट. सर एक प्रोजेक्ट का कितना कॉस्टिंग होता है अप्रोक्सीमेटली? It all depends. I can't tell you because some people कुछ लोग आते हैं, पर कुछ लोग बोलते हैं हमारा बजट यार 1 CR ही है. Then we recommend them कि उनको क्या ओपन करना चाहिए. They can't go for a luxurious fine dine restaurant in 1 CR. Okay. What they can open in 1 CR? See, in 1 CR they can open cafe, a good cafe. Not a luxurious cafe, but a good cafe. They can open it. Okay. So it all depends on a project size. It all depends on your thoughts and imagination कि आपको किस तरीके का करना है. आप मेरे से बात करने आ रहे हो, मुझे बोल रहे हो आप कि मुझे एक जोरदार लग्जूरियस रेस्टोरेंट ओपन करना है, और फिर जब पैसे निकालने की बात आएगी तो आप बोलोगे यार इतने लिमिटेड है, मैंने तो पहले ही आपको बोला था हमें लग्जूरियस करना है. बट इट गोज विद द फ्लो. यू कांट डू सेम थिंग विदाउट द मनी.
सो आपके पास स्ट्रॉन्ग मनी पावर होना चाहिए। कोई भी, मैं रेस्टोरेंट लाइन के लिए नहीं बोलूँगा, पर कोई भी बिजनेस आप ओपन करते हो तो उसके लिए आपको आपके पास कैपिटल होना बहुत ज़रूरी है। और कैपिटल इन द सेंस कि आप पर्टिकुलर जो चीज़ को सिलेक्ट कर रहे हो वो चीज़ के लिए आपके पास कैपिटल होना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि आप रेस्टोरेंट खोलने बैठे हो, आप 20-25 करोड़ लेके बैठो, राइट? व्हाट इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ प्रोजेक्ट, लाइक कितना मिनिमम अमाउंट होना चाहिए? It all depends. Like 50 lakhs 50 lakhs is enough? I QSR don't के लिए? think QSR के लिए it's enough. Yeah. एंड कैफे के लिए भी एक बार बोलूं तो इनफ हो जाता है नॉर्मल कैफे के लिए? Not normal cafe. अच्छा। You can't expect. See, आजकल ट्रेंड ये आया है। जब ट्रेंड की बात करते हैं ना, तो ट्रेंड क्या चल रहा है कि यार लोग पहले देखते हैं फिर खाते हैं। हाँ पहले देखते हैं यार ये रेस्टोरेंट है, इंस्टाग्रामेबल है, हाँ, तो वो रेस्टोरेंट में जाएंगे, राइट राइट, Right? दैट्स ग्रेट, ये अच्छा है, बराबर है, सही बात है। राइट? कोई रेस्टोरेंट है पिंटरेस्ट के लायक है, तो मैं वहां जाऊंगा। तो फूड तो अभी दूर दूर तक की बात हो गई। पहले आना है तो पहले देखना है all कि about यार experience, right? मैं फोटो डालूंगा मेरे सोशल मीडिया पे, तो लोग मुझे क्या कहेंगे, अरे ये जगह पे जाके आए। तो सबसे पहले आता है लोकेशन मैटर करता है। लोकेशन के बाद आता है कि आपका इंटीरियर कैसा है, हाँ, और इंटीरियर के बाद आता है डेफिनेटली फूड पार्ट। अगर आपका फूड पार्ट सही है तो आप राजा हो। मिनिमम अगर जो मैं देखने जाऊँ एक नॉर्मल रेस्टोरेंट या कैफे ओपन करने के लिए तो कितना चाहिए होगा? 1 CR चाहिए होगा, 70 लाख? सी 1.5 to 2 CR आपको बेसिक लेके चलना होता है, राइट? Nice. इसमें इंटीरियर भी आ जाता है, आपका इंटीरियर कॉस्ट भी आ गई, इसमें किचन कॉस्ट भी आ गई, ओके ओके, नाइस। एवरीथिंग कम्स। ये मैं आपको बेसिक आइडिया दे रहा हूँ कि इतना आप लेके चलोगे ना, तो उसमें क्या होता है, रेस्टोरेंट ओपन करने के बाद आपको 6 मंथ to 12 मंथ्स आपको खुद के ऊपर भी डिपेंड रहना पड़ता है। वी नेवर नो इफ एवरीथिंग गोज राइट, आप पहले महीने से या दूसरे महीने से प्रॉफिट करना चालू करोगे। बट कोई भी बिजनेस आप नया चालू करते हो, यू आर नॉट श्योर कि वो चलेगा, और वो चलेगा तो कितना चलेगा, और वो कैसे चलेगा, राइट? तो ऐसे कोई क्लाइंट्स और वगैरह आपके हुए जिनके साथ आपका ऐसा कोई एक्सपीरियंस हो जिन्होंने रेस्टोरेंट ओपन की हो बट दे रन आउट ऑफ द मनी इन द मिडल ऑफ द वे? I would say not to comment on that. Yeah. होता है, बहुत बार ऐसा होता है कि कोई क्लाइंट आए हैं, उनके बहुत सारे क्लाइंट्स ऐसे आते हैं जिनके रेस्टोरेंट, उनको ऐसा लगता है वी आर मैच्योर्ड इनफ इन दिस इंडस्ट्री। उन्होंने कहीं ना कुछ छोटा मोटा किया होता है, या कोरोना जाने के बाद ऐसा बहुत हो गया है। लोगों को जब कोविड आया था ना, तो कोविड में लोगों को ऐसा लगता था हम नई रेसिपी इन्वेंट करेंगे। और आपको पता हो तो कोरोना में एक रेसिपी वायरल हुई थी कॉफी की, डालगोना कॉफी, हाँ, जो आजकल मार्केट में कहीं पर नहीं कहीं पे है। भी नहीं है। सो जब लोग ट्रेंड की बात करते हैं ना, तो लोग ये नहीं सोचते कि ट्रेंड खत्म भी हो जाते हैं, राइट? और कोविड में बहुत सारे लोगों को ऐसा लगने लगा है, अरे यार ये क्या है, ये तो हम भी कर सकते हैं। फिर वो रेस्टोरेंट ओपन कर देते हैं, फिर बीच में फंस जाते हैं कि यार अब नहीं पता चल रहा है। स्टाफिंग की बात आती है, स्टाफ को कैसे मैनेज करना है वो बात आती है, ऑपरेशंस आर कंप्लीटली डिफरेंट थिंग, वो लोगों को समझ में नहीं आता है। आपने रेसिपी समझ ली, पर रेसिपी के बाद क्या करना है वो भी समझना पड़ेगा आपको। वो रेसिपी को कैसे इम्प्लीमेंट करवाना है। आज मैं इतने सारे लोगों के साथ काम करता हूँ कि उसमें बहुत सारे शेफ ऐसे होते हैं जिनको पढ़ना लिखना नहीं आता, बराबर। अब उनको पढ़ लिख के आप नहीं बता सकते, पर उनको आपको कैसे समझाना है, वो चीज के लिए आपको भी मैच्योर्ड इनफ बनना पड़ेगा। वो कब बन पाओगे? आप उनको हायर करोगे, उनके साथ रहोगे, कैसे किस चीज के साथ डील करनी है वो सीखोगे, तभी आप वो चीज कर पाओगे। तो तब आती है एंट्री कंसल्टेंट्स की, चाहे वो रेस्टोरेंट कंसल्टेंट हो या शेफ कंसल्टेंट हो। सर कोई फेमस प्रोजेक्ट्स जो आपने अभी काम किए? मसाला सीक्रेट, कैफेजा। ओके, इसका एक्सपीरियंस आपको कैसा रहा? कितना टाइम लगा था इस कैफे को बनाने में? कैफे सबसे पहला था, बहुत ही वायरल कैफे, और मुझे वेरी ऑनेस्टली टेलिंग यू, मुझे इतना मैंने सोचा नहीं था कि स्टैंड अलोन मैं मेरा खुद का करूंगा, और फर्स्ट ही प्रोजेक्ट में मुझे इतना अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। व्हाट वाज द सीक्रेट सॉस लाइक? ऐसा था? नथिंग इज सीक्रेट, सबको पता है कैफेजा इज, व्हाट इज कैफेजा? या व्हाई इज इट्स सो फेमस? What is your point? It's just a location and food. Instagrammable, Pinterest. Yeah, exactly. Acha. Apart from all the projects which you have done, you've done till now 2 projects or more? So many projects I've done. Name more. Come on. Yeah. There are so many. Any upcoming projects which you can say? There are upcoming projects. They're coming in
one coming in Kerala, one coming in London, one coming in one of the remote place. Okay. Let me give you a surprise later on. Yeah. Not one, actually two coming in a very remotely place, but then the place is very hi-fi. So you can say कोई builder है जो डेवलप कर रहे हैं जगह को, और वो जगह डेवलप होने के बाद एक ऐसा बोल सकते हो कि कुछ अलग तरीके का एक्सपीरियंस देने वाले हैं हम लोग. Okay. आपको लगेगा इंडिया में भी, आपको ऐसा लगेगा हम इंडिया में नहीं है, इंडिया के बाहर है, वो एक्सपीरियंस देने वाले हैं. You said about the London project. Okay, Right. तो लंदन में क्या प्रोजेक्ट है? क्या कोई फॉरेनर के साथ, या इज देयर एनी इंडियन? ही इज इंडियन ओनली. उनका एक ऑलरेडी रेस्टोरेंट था. ही केम टू नो अबाउट आवर फूड, आवर इंस्टाग्रामेबल प्लेसेस. हमने बहुत सारे होटल्स किए हैं, रेस्टोरेंट्स किए हैं, तो उसके बारे में उनको पता चला. उन्होंने वहाँ पे इंक्वायरी की, उन्होंने देखा, तो उनको बहुत ही अच्छा लगा. और उनके सारे आज के ज़माने में अगर किसी के भी बारे में इंक्वायरी करनी हो ना, आपको किसी को पूछने की ज़रूरत नहीं होती है. उनका इंस्टाग्राम, उनका सोशल मीडिया हैंडल ही काफ़ी होता है उनके लिए. तो वैसे ही मेरे जो रिलेटेड प्रोजेक्ट थे उनके बारे में उन्होंने सर्च किया और उनको अच्छा लगा, और उन्होंने बोला कि हमारा का पूरा रेस्टोरेंट हमें रिवैम्प करना है. तो कैफेज़ा में कितना इन्वेस्टमेंट किया होगा उस टाइम पे आपने स्टैंड अलोन बनाया था तब? I won't be able to reveal that because I have to take a concern for the particular people. Okay. But then definitely I can give you a hint. Yeah, sure. It was more than 2.5 CR. Okay. Yeah. So what is the minimum cost of consultancy like? It all depends on the project. If I can't see the project, I can't tell you like blindly that you're coming to me and you're asking me, sir, एक छोटा सा कैफे खोलना है, 500 स्क्वायर फीट है, और मैं आपको ऐसा नहीं बोल सकता हूँ कि इसकी कॉस्ट 50 लाख रुपीस होगी. इट ऑल डिपेंड्स. Okay. अगर जगह नहीं देखूँ तब तक मैं आपको मिनिमम भी नहीं बता सकता, मैक्सिमम भी नहीं बता सकता. इट ऑल डिपेंड्स कि मेरी मेहनत वहाँ पे क्या लगने वाली है. Okay. कोई क्लाइंट से जो आपसे अच्छी खासी सर्विस ली हो एंड दे गोस्ट यू और समथिंग लाइक दैट, ऐसा कोई एक्सपीरियंस हुआ अभी तक? So many. We trust clients. So many times it happens कि हम लोग बहुत बोलते हैं ना, ब्लाइंडली उन पे भरोसा कर लेते हैं. और बहुत सारे लोग सोच के आते हैं कि पहले इनसे दोस्ती करनी है, दोस्ती करने के बाद इनसे सारा काम निकलवाना है, और सबसे पहले हम लोग उनको 50% एडवांस देंगे ताकि वो लोग श्योर हो जाए कि हाँ यार पैसे तो पहले ही दे दिए हैं, मतलब ये लोग देंगे. फिर 50% एडवांस देने के बाद नथिंग वर्क्स. फिर खाली काम ही होता है. फिर उनके पीछे लगा रहना पड़ता है. फिर वो लोग क्या प्लान करते हैं, वो लोग ये प्लान करते हैं कि हम लोग कैसे कंप्लेंट्स निकालें इनके बारे में, ताकि हम लोग गुजरातीज का ये बहुत बड़ा फंडा है कि यार मार्केट में कुछ भी लेने गए ना, किसी चीज़ में अगर कमी निकालोगे तो वो चीज़ के पैसे कम देने हैं कि नहीं देने हैं. तो अल्टीमेटली गुजरातीज आर बिजनेसमैन. तो बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता है कि मुंबई और वगैरह में कभी ऐसा हुआ आपके साथ? मुंबई में नहीं हुआ है अभी तक, लेकिन गुजरात यहाँ पे में बहुत होता है. गुजराती लोग आर वेरी बिजनेस माइंडेड पीपल, सो डेफिनेटली इट हैपेंस इन गुजरात. ओके. आप कंसल्टेंसी जो करते हो वो कंसल्टेंसियाँ, राइट, वो आप पैन इंडिया करते हो या मेजरली फ्रॉम अहमदाबाद ओनली, या कोई प्रोजेक्ट्स जो आपके बहुत ज़्यादा फ्रॉम अहमदाबाद ओनली, कोई पर्टिकुलर लोकेशन में आपके ज़्यादा प्रोजेक्ट्स हो? मैंने स्टार्ट किया था अहमदाबाद से. मैंने पूरे गुजरात में पैन गुजरात पहले करता था. फिर धीरे धीरे मेरे पास अपॉर्चुनिटीज आती गई. इंडिया में भी बहुत सारे लोकेशंस पे अभी आने वाले हैं मेरे प्रोजेक्ट. अपकमिंग प्रोजेक्ट हैं जो केरला में भी आ रहे हैं, जो दिल्ली में भी आ रहे हैं, और इसके अलावा बहुत सारे प्लेसेस हैं जहाँ पे आने वाला है. आउट ऑफ इंडिया 3 लोकेशंस अभी हम लोग मूव ऑन करने वाले हैं. उसमें से एक है लंदन जो हमने आपको बताया, एक दुबई जाने वाले हैं, और एक यूएस जाने वाले हैं. ओके. आप कौन से की एरियाज़ के ऊपर फोकस करते हो जब आप नए क्लाइंट्स के साथ वर्क करते हो? पर्टिकुलरली जब मैंने आपको बताया वैसे जैसे हम स्टार्ट करते हैं तो स्टार्टिंग बेस होता है कि भाई प्लानिंग करना है कि ये रेस्टोरेंट को कैसे हम अल्टीमेटली एक लग्जूरियस रेस्टोरेंट या लग्जूरियस कैफ़े बना सके मिनिमम कॉस्ट में. ओके. तो सबसे पहले वो वर्कआउट होता है. उसके बाद उसके इंग्रेडिएंट या प्रोक्योरमेंट कि भाई हमने क्रॉकरी कटलरी सिलेक्ट की तो वो लेवल को मैच करती है कि नहीं करती है. हमने मेनू डिज़ाइन किया तो मेनू डिज़ाइन
हमने लोकेलिटीज़ का सर्च किया, उसके हिसाब से मेनू डिज़ाइन किया है कि नहीं किया है, क्योंकि अल्टीमेटली जो रेस्टोरेंट के आसपास के 10 किलोमीटर वाले हैं वो सबसे ज़्यादा आने वाले हैं आपके यहाँ। तो यू हैव टू कीप इन माइंड कि ये लोग को क्या सबसे आप 10 किलोमीटर के अंदर रेडियस में आप देखने नहीं जा सकते कि कितने लोग रहते हैं, क्या खाते हैं, क्या नहीं खाते। डू इवन डिसाइड द लाइक जियोग्राफिकली कि हाँ ये वाला एरिया है वो पॉश एरिया है, तो देयर विल बी मोर क्लाइंट्स हु आर We don't decide actually. The clients who comes to us, they already decided the place and everything. तो अभी वो प्लेस को जस्टिफिकेशन कैसे देना है वो काम हम करते हैं। ट्रू 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 ट्रू। सर एक रेस्टोरेंट के अंदर अगर जो अपने लेते हैं 300 रुपये का डिश, ठीक है, रेस्टोरेंट कैफे जो भी हो, उसमें से वो प्रॉफिट मार्जिन कितना बनाता है? चलो एक एग्जांपल लेते हैं, एक सब्जी, एक नॉर्मल रेस्टोरेंट है जहाँ पे एक सब्जी मैंने 300 रुपये की ली है. What do you think about the restaurant making a profit margin out of it, like in percentages you can say? ऑलमोस्ट अगर सीए की लैंग्वेज में बोलने जाऊंगा तो मैं गलत हूँ, टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि कॉस्टिंग पार्ट इज़ अ डिफरेंट पार्ट। पर अगर मैं आपको ऐसा बोलूँ कि इनिशियल लेवल पे वो लोग 10 to 15% पे डेफिनेटली प्रॉफिट लेते हैं। उसके बाद जैसे जैसे आप अपने रेस्टोरेंट में सुधार करते जाते हो, कुछ नया करते जाते हो और सेटल्ड होते जाते हो, इनिशियली आपने कैपिटल भी डाला है, आपने बहुत सारे इन्वेस्टमेंट किया है, आपने नया ओपन किया है, तो आप बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो किसी ने नहीं किया वो करना चाहते हो, तो उसमें आपकी लागत ज़्यादा लगती है। तो उस टाइम पे हाउ कैन यू जस्टिफाई कि यार ये तो इतना ही होना चाहिए पर इतना मिल रहा है, पर अल्टीमेटली मार्केट बहुत बड़ा है। आज आप अहमदाबाद में देखो तो 1000 से ज़्यादा रेस्टोरेंट है, राइट। अब 1000 लोगों के सामने आप एक रेस्टोरेंट खोलने जा रहे हो, उनके 1000 के साथ आपकी कंपटीशन है, चाहे वो आप रेस्टोरेंट खोल रहे हो तो चाहे वो QSR वाला हो, चाहे वो लारी वाला हो, चाहे वो टपरी वाला हो, या चाहे वो बड़ी होटल वाला हो, आपका कंपटीशन डायरेक्टली इनडायरेक्टली सबके साथ आ जाती है। जो रोड के ऊपर जो अभी न्यू जो कैफेज या जो भी ओपन हो रहे हैं, या जो भी अपने बोलते हैं वो वैन लेके जो लोग कैफे सर्व करते हैं, डू यू थिंक वो रेस्टोरेंट और कैफेज को ज्यादा अफेक्ट कर रहे हैं, और इज इट समथिंग? डेफिनेटली बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि एक टाइम के बाद रेस्टोरेंट में जाने के बाद बोर हो जाते हैं, राइट। वो कुछ नया ढूंढते हैं, या ऐसा होता है यार चल आज इतना पैसा नहीं खर्च करना है, आज यार थोड़ा सा यही चीज़ यहाँ पे तो मिल रही है और हमें तो बाहर खड़े खड़े हमें खाली क्यों। तो अभी मनी कॉन्शियस भी बहुत लोग हो गए हैं। तो एक रेस्टोरेंट के अंदर कितने टाइम में एक कस्टमर रिटेंशन मारता है, मतलब इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर एम्बियंस, मेनू डिजाइनिंग, योर सर्विसेज। डू यू फील इट्स मोर डिपेंडेंट ऑन द प्राइस आल्सो? डेफिनेटली आजकल नया एक ट्रेंड मार्केट में ये भी निकला है, प्राइस बढ़ा दो और पैसा कमा लो। मतलब मेनू में अगर आप प्राइस देखोगे ना तो प्राइस रिटेंशन रेशियो भी बहुत होता है। आप आज गए हो, 6 महीने बाद वही रेस्टोरेंट में जाओगे तो उसकी प्राइस थोड़ी सी आपको ज़्यादा दिखेगी। अच्छा, वो प्रॉफिट मार्जिन बढ़ाने के लिए वो सारी टैक्टिक्स की जाती है, लेकिन अल्टीमेटली आई वुड से कि अगर आप किसी चीज़ को अगर प्रॉफिट नहीं कर पा रहे तो वो चीज़ में अगर कुछ नया ऐड ऑन कर लो और नई चीज़ों को आप नए सिरे से मार्केट में रखोगे तो डेफिनेटली आप प्राइस गेन कर पाओगे। हमेशा प्राइस बढ़ाना इज नॉट अ सॉल्यूशन। सर ऐसा होता है, अभी मैंने पर्सनली ऐसा सुना है कि हर 5 साल में रेस्टोरेंट चेंज होती है। ये मैंने कुछ सुना था 6 या 1 साल पहले, 6 महीने या 1 साल पहले, अब मुझे नहीं पता क्या ट्रेंड है, बट ऐसा बोला जाता है कि हर 5 साल में आपको एक नई रेस्टोरेंट चेंज करनी ही पड़ेगी। तो इज इट समथिंग लाइक दैट कि आपको नाम चेंज करना पड़ेगा, पूरा एम्बियंस चेंज करना पड़ेगा? हाउ डज इट वर्क? अल्टीमेटली अगर आप एक जगह पे खाते हो, आप घर में खाना खाते हो, राइट, आप घर में खाना खा के हफ्ते में बोर तो हो ही जाते हो, बोलते हो मम्मी को, बोलते हो पापा को, बोलते हो या फ्रेंड्स को, बोलते हो यार बाहर खाने चलते हैं, एक बार चलते हैं एक टाइम, राइट। तो आप वैसे ही रेस्टोरेंट्स में, होटल में, कहीं पे भी जाते हो तो आप ये एक्सपेक्ट करते हो यार कुछ नया खाना है, कुछ नया चाहिए, राइट, नॉट इन टर्म्स ऑफ ट्रेंडिंग, पर यार घर से हटके खाना है, या हम लोग यहाँ पे खाने जा रहे हैं तो इस बार हम लोग नया क्या खा सकते हैं, राइट। तो डेफिनेटली हर 6 महीने में मेनू रिवाइज होना चाहिए, या हर 1 साल में मेनू रिवाइज। अगर 6 महीने में आपको लग रहा है कि यार रेस्टोरेंट अच्छा चल रहा है, अच्छा ग्रोथ कर रहा है, तो 1 साल में, इट डिपेंड्स, ऑल डिपेंड्स ऑन योर ग्रोथ, तो 1 साल में मेनू पे वर्कआउट होना चाहिए। आपका क्रॉकरी कटलरी जो होता है जिसमें आप सर्व करते हो उसमें रिवीजन होना चाहिए। उसके अलावा इंटीरियर ऐसी चीज़ है जो
एक साल में खराब नहीं हो जाता या एक साल में गंदा नहीं दिखता, पर जैसे 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 उसमें आपको लगता है मेंटेनेंस आ रहा है, तो वो पार्ट को पर्टिकुलरली चेंज करके रीमेक करो, ताकि एक साल 2 साल में चेंज कर देना चाहिए इंटीरियर। पूरा इंटीरियर नहीं, आई वुड नॉट से, थोड़ा बहुत क्योंकि उसमें touch-ups। फिर सी अल्टीमेटली हर कोई जो बिजनेस खोल रहा है वो कमाने के लिए खोल रहा है। आज वो खाली रेस्टोरेंट में या होटल में पैसे डाल करेंगे तो वो कमाएंगे क्या, और अल्टीमेटली फिर वो पैसे डालेंगे वो कहीं ना कहीं तो कस्टमर पे वो रिविजन होके आने वाला ही है, राइट? तो वी शुड ओनली फोकस ऑन फूड रादर देन इंटीरियर डिजाइनिंग एंड एवरीथिंग। व्हाट डू थिंक अबाउट दिस गुजराती डिश की जो रेस्टोरेंट्स होती है जो फुल थाली प्रोवाइड करती है, जैसे कि ऑनेस्ट हो गया, और गुजराती थाली की दूसरी भी बहुत सारी चीज़ें रेस्टोरेंट्स हैं, वो अगर जो कंपैरिजन करें अपने एक मॉडर्न रेस्टोरेंट से, तो आपको क्या लगता है दोनों में से कौन सा ज़्यादा प्रॉफिटेबल रहता है? ऑनेस्ट जैसा रेस्टोरेंट ज़्यादा प्रॉफिटेबल रहता है, या एक एकदम जो अल्ट्रा लग्जरियस जो कैफे या रेस्टोरेंट होता है वो ज़्यादा प्रॉफिटेबल रहता है? सी अगेन मैं ऐसा बोलूँगा कि दोनों की प्रॉफिटेबिलिटी हमें कंपेयर नहीं करनी चाहिए, क्योंकि दोनों के लेवल्स अलग अलग है, दोनों का थिंकिंग अलग अलग है। बट डोंट यू थिंक कि वहाँ पे ऑनेस्ट जैसी जगह पे जहाँ पे ज़्यादा कस्टमर रिटेन हो रहा है, बैक टू बैक आए जा रहा है? सी मैं अगर कोई चीज़ 100 रुपये की बेच रहा हूँ, राइट, और उसमें मुझे प्रॉफिट हो रहा है लेट्स से 30 रुपीज़ प्रॉफिट हो रहा है, राइट, 100 रुपीज़ की चीज़ में, और वही चीज़ मैं बेच के अगर मुझे 200 रुपये में बेच रहा हूँ और मुझे प्रॉफिट हो रहा है 60 रुपीज़, तो प्रॉफिट रेशियो सेम ही है। बट रिटेंशन नहीं होगा ना, दूसरी बार क्लाइंट आने में टाइम लगेगा। आप समझ गए क्या बताना चाह रहा हूँ? अब सर मुझे बताओ कि रेस्टोरेंट जितनी भी फेल होती है, व्हाट वाज द मेन रीजन बिहाइंड इट? आपको क्या लगता है ऐसा कि ये फेल क्यों हुई? कोई भी रेस्टोरेंट होगा जो फेल नॉट प्रॉपर प्लानिंग, ओके, नॉट प्रॉपर एग्जीक्यूशन। मतलब मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि कोई भी रेस्टोरेंट ओपन करते हैं ना, तो एक टाइम के बाद या तो ओनर्स को या तो वहाँ के स्टाफ को ऐसा फीलिंग आने लगता है कि हमारे बिना ये रेस्टोरेंट नहीं है, और ओनर्स को ऐसी फीलिंग आती है हमारे बिना हम जो कर रहे हैं वो सही है, इसके अलावा मार्केट में कुछ है ही नहीं। और कभी कभार ओवर कॉन्फिडेंस भी मायने रखता है कि अगर कोई चीज़ सक्सेसफुल हो रही है तो उसको मैनेज करना होता है, उसको सस्टेन करना होता है। सस्टेन करने के लिए भी बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती है, बहुत सारा स्पेंडिंग करना पड़ता है। उस टाइम पे जो ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से रेस्टोरेंट्स डाउन जाती है। ट्रू सर, रेस्टोरेंट और कैफे में माना जाता है बहुत सारी जगह पे, मैंने सुना है कि नहीं तुम रेंट के ऊपर मत लो, तुम्हें तो है ना वो पूरा प्लॉट खरीदना चाहिए या व्हाटएवर, ऐसा उस तरीके का लोग बिलीफ मानते हैं। तो व्हाट आर योर व्यूज ऑन इट? यार मतलब इसका मतलब तो ये हो गया कि जो गरीब है उसको तो सोचना ही नहीं चाहिए कि मैं अंबानी बन सकता हूँ एक दिन, अंबानी की जगह मेरा नाम होगा। ये तो ये बात हो गई, ऐसा कुछ नहीं होता। सी अगर आप कोई भी बिजनेस, आप रेस्टोरेंट, होटल, कैफे कुछ भी करना चाह रहे हो, आपके पास प्रॉपर गाइडेंस होना चाहिए, प्रॉपर एग्जीक्यूशन लेवल की स्ट्रेटेजीज होनी चाहिए, तो डेफिनेटली आप सरवाइव कर सकते हो। इसमें ज़रूरी नहीं है कि आपकी प्लेस रेंटेड हो तो आप उसमें वो बिजनेस में नहीं जा सकते। बहुत सारे रेस्टोरेंट ऐसे हैं जो रेंट पे हैं लेकिन बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट मार्जिन लेके चल रहे हैं, बिकॉज उनके पास प्रॉपर एग्जीक्यूशन था। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि रेंट पे जगह ली है तो नहीं चलेगी या वो बर्डन बढ़ जाएगा। सो व्हाट आर योर थॉट्स ऑन द क्लाउड किचन जो भी नया नया कॉन्सेप्ट है? आई थिंक वो कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा चल रहा है। उसमें इन्वेस्टमेंट में ऐसा होता है, ओनली किचन सेटअप करना होता है और डिलीवरी के लिए कियोस्क रेडी करना होता है, और जहाँ पे डिलीवरी आती है या तो फ़ोन से या तो कंप्यूटर से डिलीवरी एक्सेप्ट करनी होती है, और उसके बाद किचन में जो भी प्लानिंग होता है, एग्जीक्यूशन होता है वो होता है, और वहीं से पिकअप भी होता है। तो आप इसमें क्या कोई कंसल्टेंसी प्रोवाइड करते हो, शेफ कंसल्टेंसी? आई डू प्रोवाइड, बट एट द मोमेंट वी हैव सो मेनी बिग प्रोजेक्ट्स कमिंग अप, सो वी आर नॉट फोकसिंग ऑन क्लाउड किचन एट द मोमेंट। ओके, तो सर अब मुझे बताओ कि शेफ कंसल्टेंट कैसे बनता है? सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, क्योंकि बहुत सारे ये पूरी मैंने अभी तक की ये नई फील्ड देखी हुई है। आपने भी बताया आपने MBA किया, उसके बाद यू ऑप्टेड फॉर दिस फील्ड। नॉट एक्चुअली, आई ऑप्टेड फॉर शेफ कंसल्टेंट। मैंने होटल मैनेजमेंट किया, उसके बाद मैंने बहुत सारी होटलों में काम किया एज अ शेफ। बहुत सारी होटलें ने मुझे रगड़ा। रगड़ा मतलब बहुत गंदे तरीके से रगड़ते हैं ये लोग। अच्छा। जब हमारे टाइम में था तो ऐसा था कि ट्रेनी है ना,
तो इसको तो बराबर रगड़ना है। हाँ। 200-300 किलो प्याज दे दी जाती थी, बोले पहले इसको छीलो, फिर उसको चॉप करो, फिर उसको काटो, फिर वो खत्म होता था, फिर टमाटर दिए जाते थे, बोले कौन से इसको ईयर में आपने ज्वाइन किया था फर्स्ट रेस्टोरेंट? वो था आई थिंक 2004-5 में। कौन सी रेस्टोरेंट थी? वो बहुत ही बड़ा नाम है, Okay. आई वुड नॉट मतलब उसको ये नहीं करूँगा, लेकिन होटल थी बहुत बड़ी। उसके बाद ट्रेनिस को रगड़ा ही जाता है देखने जाए तो। मैं ऐसा बोलूँगा कि जो बड़ा नाम है ना, जो इंडिया में जो सबसे बड़ा नाम है, उसमें मैंने काम किया हुआ है एज ए ट्रेनी। और ऐसे रगड़ा जाता था कि मतलब सोने के लिए मुझे खाली 2 घंटे भेजा जाता था। अब 2 घंटे में सोए, रेडी हो, क्या करे वही समझ में नहीं आता था। तो पर ऐसा था, लर्निंग इज अ पावर। आप कुछ भी अगर लर्न किया ना, उसके बाद देयर इज नो एंड, मतलब फिर आपको कोई कुछ नहीं कर सकता। और तब मैंने डिसाइड किया था कि ये जैसे रगड़ रहे हैं ना, मैं वैसे नहीं करूँगा, हमारा खुद का एग्जीक्यूशन होगा। उस टाइम पे ऐसा था, एक जॉब सिक्योरिटी नाम की चीज़ थी। उन लोगों को ऐसा डर लगता, अरे ये नए नए ट्रेनी आ रहे हैं, नया नया सीख के हमसे आगे निकल जाएंगे, इनकी सैलरी ज़्यादा होगी क्योंकि इनके पास पढ़ाई लिखाई है। जैसे मैंने आपको बताया, ये लाइन में पढ़े लिखे लोग कम होते हैं ऐसा। देन व्हाई यू ऑप्टेड फॉर दिस फील्ड? फिर मैं शेफ़ बना। अच्छा। फिर शेफ़ बन के मैं ऑस्ट्रेलिया गया। मैं 7 साल ऑस्ट्रेलिया रहा हूँ। वहाँ पे भी बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज़ में काम करता था। वहाँ पे भी अच्छा खासा नाम मिला मुझे, क्योंकि ऐसा बोल सकते हो कि ऑस्ट्रेलिया की टॉप 5 रेस्टोरेंट थी, उसमें से एक में मैं था। तो बहुत अच्छा खासा नाम मिला, बहुत अच्छी चीज़ें सीखने को मिली। और डेफिनेटली आज की तारीख में भी ऐसा है कि मैं बहुत सारे लोगों से बहुत सारी चीज़ें सीखता रहता हूँ। तो ऐसा है, नॉलेज हमेशा लेना चाहिए। ट्रू। व्हाट डू यू थिंक अबाउट द मास्टर शेफ इंडिया? सी वहाँ पे जहाँ तक मैंने सुना हुआ है, वहाँ पे ऐसे लोग जाते हैं जिनको ओनली फूड पे फोकस करना है। मतलब उनको फूड बना के दिखाना है, दुनिया को दिखाना है कि यार हमें ये आता है, हम ये कर सकते हैं, ये इट्स ऑल हो मोर सकता अबाउट है। रेसिपी। Exactly. Yeah. And when we talk about restaurant, hotel, it's a business, pure business, where master chef can come and show their recipe, but I don't think they can create a new business, because business concept एक अलग चीज है और रेसिपी गेमिंग एक अलग चीज है। ट्रू। जब आप शेफ बने थे, व्हाट Right. वाज द फर्स्ट थिंग जो आपने बनाई हो उस टाइम पे? याद नहीं होगा यार, बहुत साल पहले की बात है। पर आई एम बेसिकली अ कॉन्टिनेंटल शेफ। ओके। देन उसके बाद ओरिएंटल सीखा। देन ऑब्वियसली इंडियन हूँ, तो इंडियन तो डेफिनेटली वो ब्लड में होता ही है। और सबसे ज़्यादा एक्सपेरिमेंट मैंने ऑस्ट्रेलिया में किए, जब मैं हिल्टन होटल में था। हाउ डिड यू गॉट इनटू द ऑस्ट्रेलिया वाला थिंग? कैसे गए आप वहाँ पे? एक्चुअली आई डिड माई होटल मैनेजमेंट हियर। फिर यहाँ पे बहुत सारी होटल्स में, यहाँ पे मुंबई में काम किया मैंने। हाँ। ऐसा बोल सकते हो बड़े नाम थे, बहुत ही बड़े नाम थे। और वहाँ पे पहले ट्रेनिंग इसमें काम किया, और ट्रेनिंग में जब अच्छा दिखाते हो ना, तो आपको अपॉर्चुनिटी के लिए सामने से वो लोग ऑफर देते हैं। अच्छा, वो लोग ट्रांसफर देते हैं सब? राइट। तो जॉब के लिए भी ऑफर दिया, और फिर वहाँ पे बहुत सारी जगह पे जॉब किया। और जॉब करने के बाद पता चला कि यार अगर आपको लाइफ में आगे बढ़ना है तो, और ऑनेस्टली जिस तरीके का माहौल बनाया हुआ था इन लोगों ने होटल में, जिस तरीके से रगड़ते थे ना, मैंने सोच लिया अब मुझे होटल में नहीं रहना है। क्या बात कर रहे तो देन आई वेंट फॉर MBA। हो? तो फिर MBA करने के लिए गया। फिर मैंने बोला यहाँ करना है। यहाँ पे पहले मैंने बहुत प्लानिंग की, बहुत रिसर्च किया, सब कुछ किया। फाइनली मैं एग्ज़ाम में बैठने वाला था, MBA की जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होती है उसमें। फिर उस पर एक मोड़ पे जाके डिसाइड किया, नहीं यार कुछ हटके करना है। तो फिर मैं ऑस्ट्रेलिया गया। व्हाट वाज द मनी अमाउंट जब आप इन मुंबई में काम करते थे और ऑस्ट्रेलिया में काम करते थे? कितना सैलरी होता है? ऑस्ट्रेलिया में काम करता था, उसका 10% भी मुंबई में नहीं मिलता था। क्या बात कर रहे हो? ऑस्ट्रेलिया में मतलब मेरा आवरली बेसिस था, और उसका अगर मंथली एक कैलकुलेट करे, जब लास्ट छोड़ के आया, जब मैंने यहाँ पे आके रीस्टार्ट किया ना, तब भी मेरी सैलरी उतनी नहीं थी, 10% भी नहीं थी उसकी। अच्छा, तो जब रीस्टार्ट किया। ओके, यहाँ पे कितना आज ऑस्ट्रेलिया को कम्पीट कर रहा हूँ। ओके। आज सर अगर जो अपने देखने जाए, एक शेफ की सैलरी कितनी होती है? इट ऑल डिपेंड्स ऑन एक्सपीरियंस, नॉलेज। एक्सपीरियंस हो गया होता है लेकिन नॉलेज नहीं होता है। बहुत सारे शेफ ऐसे होते हैं, बहुत नॉलेज है लेकिन एक्सपीरियंस बहुत कम होता तब है। भी रफली कोई सैलरी? इट स्टार्ट 40-50? फॉर एग्जीक्यूटिव शेफ इट स्टार्ट फ्रॉम 40,000
टू बियॉन्ड द लिमिट। वो 50,000 भी हो सकता है, 70,000 हो सकता है, 1 लाख हो सकता है, 2 लाख भी हो सकता है। बहुत बड़ी होटल्स में जाओगे 5 लाख भी हो सकता है। हम्म। अभी ये जो शेफ कंसल्टेंट है वो स्टिल अंडर वैल्यूड है ना इंडिया में बहुत यस। ज्यादा। व्हाट आर योर व्यूज ऑन इट, मतलब किस तरीके से ये क्यों इतना ज्यादा अंडर वैल्यूड है? इट्स बिकॉज लोगों को अभी इतना पता नहीं है ये फील्ड के बारे में। जब मैं किसी से भी जाके बात करता हूँ कि यार मैं शेफ कंसल्टेंट हूँ, तो शेफ के बारे में पता है, लेकिन कंसल्टेंट मतलब क्या होता है वो उनको पता नहीं होता है। तो डेफिनेटली अगर ये बाहर जाएगा, वीडियो जाएगा, तो उनको पता चलेगा एक्चुअली में कंसल्टेंसी मीन्स कि वो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आपको बना के देते हैं। पूरा का पूरा आपको रेस्टोरेंट होता है, कैफे होता है, यू आर resort अल्टीमेटली होता है। हायरिंग एक्सपर्टीज। Exactly. Also giving my expertise to the particular project. सर आपने मेरे को बताया था देयर इज अ गोस्ट किचन एंड क्लाउड किचन एंड नॉर्मल किचन, लाइक व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन गोस्ट किचन एंड क्लाउड किचन, लाइक क्या है? They both are same. सेम ही है। अगर जो शेफ कंसल्टेंट की मैं अगर जो बात करूँ तो ये पोस्ट कोविड के बाद बहुत ज्यादा इवॉल्व हुआ है, ठीक है? अभी भी बहुत ज्यादा मैं राइज में देख रहा हूँ इसको। नहीं, एक्चुअली में इट वॉज देयर हम्म ओनली पर्टिकुलर, और बोल सकते हो नीश जो पीपल होते हैं उन वो ये लोगों के बारे में जानते थे, राइट? एक पर्टिकुलर ग्रुप है जो जिनको पता था कि हु इज अ कंसल्टेंट एंड हु इज अ शेफ कंसल्टेंट और अ रेस्टोरेंट कंसल्टेंट। तो पहले भी थे, जैसे आपने नाम सुना हो विकास खन्ना, शेफ विकास खन्ना, ही इज ऑल्सो अ रेस्टोरेंट कंसल्टेंट, राइट? उसके अलावा बहुत सारे हैं, बहुत सारे कंसल्टेंट्स हैं। सर एक बार कंसल्टेंसी अपनी पूरी खत्म होती है, ठीक है, आपने पूरा रेस्टोरेंट उनको हैंड ओवर कर दिया, उसके बाद जो स्टाफ होते हैं उनको कौन मैनेज करता है? सी देयर आर टू थिंग्स वी वर्क ऑन। पहला होता है कंसल्टेंसी बेस। कंसल्टेंसी में सबसे पहले आता है सेटअप। जब हम लोग बोलते हैं तो हम लोग 3 महीने का सेटअप का पूरा कंप्लीट देते हैं कि भाई 3 महीने में आपको सब कुछ प्रॉपरली सेटअप करके दे देंगे। फिर उसके बाद आता है रिटेनरशिप। रिटेनरशिप में ऐसा होता है कि आपको मैंने जिस दिन रेस्टोरेंट रेडी हुआ उसके 1 महीना हम लोग देखते हैं कि स्टाफ का शफलिंग भी बहुत होता है। जब नया सेटअप होता है तो वहाँ पे बहुत सारा स्टाफ चला जाता है छोड़ के, क्योंकि सेट नहीं होता। बहुत सारे स्टाफ नया आता है तो उनको ट्रेनिंग देना होता है, ये सब होता है। तो ऐसा होता है उस टाइम पे, ऐसा होता है कि वो महीना ख़त्म होने के बाद ओनर्स डिसाइड करते हैं कि वेदर वी रिक्वायर देयर सर्विसेज और नॉट। इफ़ दे रिक्वायर कि भाई मैनेज करते हैं कुछ टाइम के लिए तो हमारा रेस्टोरेंट और स्मूथ हो जाएगा या कैफ़े और स्मूथ हो जाएगा, तो डेफिनेटली वी स्टे विद देम। इफ़ वो बोलते हैं कि नहीं सर, हम यहाँ से हम लोग आगे कैरी फॉरवर्ड करेंगे, तो वी लेट देम डू इट। सर आपने अपना कैरियर कौन से ईयर में शुरू किया था? 18 शेफ एज अ शेफ, और एज अ शेफ 2004 आई वॉज अराउंड 16 और समथिंग। जल्दी कैरियर शुरू करते हैं। एंड आपका कोई फैमिली बैकग्राउंड है एज इस फील्ड में? नो वन इज देयर इन माय फैमिली। हाउ डिड यू आई एम द वन। हाउ डिड यू गॉट इनटू दिस, लाइक आपको कैसा इतना ज्यादा इंटरेस्ट लगा कि नहीं यार मुझे ये होटल फील्ड में जाना है? नहीं बिकॉज यार, आपको भी ऐसा पता है। ऐसा नहीं फेंकूंगा, नहीं, मुझे कभी शेफ बनना ही नहीं था। अच्छा, हाँ, आई वॉज नॉट इन टू द शेफ एट ऑल। ओके। पर एक होता है ना 12th के बाद क्या करना है, ट्रेंडिंग उस टाइम पे, ट्रेंडिंग उस टाइम पे भी ट्रेंड बहुत ये था। अच्छा, तो उस टाइम पे ट्रेंड था। आप और कौन सी स्कूल से हो? आई एम अ जेवियराइट। ओह नाइस नाइस, या सो वहाँ पे हो गया। हाँ, तो था। तो देन ये शेफ़ का तो टू बी वेरी ऑनेस्ट अहमदाबाद में इतने रेस्टोरेंट थे ही नहीं जब मैं शेफ़ की लाइन में आया तब, पर बाहर बहुत ही था। फिर मैंने डिसाइड किया लेट्स गो फॉर इट, तो होटल मैनेजमेंट किया। और उसी टाइम पे मैं अंडर एज था, लेकिन ऐसा होता था कि ट्रेनिंग में जाना होता था, तो ट्रेनिंग कंपलसरी होती थी। और फर्स्ट 6 मंथ्स नहीं होता था, 6 मंथ्स के बाद 3 साल का ग्रेजुएशन का कोर्स था। तो 3 साल में आफ्टर 6 मंथ चालू हो जाता है। तो आपने बोला ना कि अंडर एज, तो वो ट्रेनिंग में जाना पड़ता था रेगुलरली। मतलब सुबह कॉलेज जाना होता था, शाम कॉलेज ख़त्म होने के 1 घंटे बाद होटल में रिपोर्ट करना होता है जहाँ पे भी हम ट्रेनिंग कर रहे हो। ओके ऐसा। ओके। तो आपने पहले से ही अच्छी वाली रेस्टोरेंट या अच्छे वाले होटल में ही काम किया हुआ है स्टार्टिंग से ही? यस। नाइस 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 नाइस। सो सर आपके ऊपर एक बायोपिक भी बनी हुई है, ऐसा व्हाट वाज द नेम ऑफ इट एंड क्या उसके बारे में थोड़ा बताओ? बायोपिक मतलब जब वो आए थे फर्स्ट टाइम, डायरेक्टर आए थे बात करने के लिए कि हम लोग कुछ ऐसा प्लान कर रहे हैं, आप आपकी जर्नी के बारे में कुछ बताओ, ये करो।
तो डेफिनेटली मैंने बहुत सारी चीज़ें रिवील की थी, बहुत सारी चीज़ें शेयर की थी। ओके। फिर अब कहानी को ट्विस्ट देना है, तो ट्विस्ट देने के लिए उन्होंने बहुत सारे ट्विस्ट दिए हुए हैं अंदर। जैसे मेरी मम्मी अभी शी इज़ अलाइव, हाँ। बट मूवी में दिखाया गया है कि मम्मी सपने में आती है या फोटो से बाहर निकल के आती है, पापा से बात करती है। व्हाट इज द नेम ऑफ द पिक्चर? पप्पा नो इंश्योरेंस। अच्छा, पप्पा नो इंश्योरेंस। नाइस 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 नाइस। या सो व्हाट वर यू सेइंग? सो इसमें बहुत सारे ट्विस्ट और वगैरह बहुत सारे ट्विस्ट है, बहुत सारी जैसे एक मूवी में एक है कि मैंने मेरे पापा के साथ कुछ गलत करने की कोशिश की, जो मैं रिवील नहीं कर सकता क्योंकि मूवी अभी अभी लॉन्च हुआ है। पर मैंने ऐसा कुछ कभी गलत किया ही नहीं मेरे पापा के साथ। हाँ, बाकी सारी स्टोरी मिलती जुलती है, पर वो एक ट्विस्ट है। नाइस नाइस नाइस। और आपके बहुत सारे आर्टिकल्स और वगैरह आते हैं, न्यूज़ में भी आप आए हो। आपने कौन से शोज़ किए हुए हैं? ये न्यूज़ और शोज़ के बारे में मुझे बताओ। मैंने ट्रैवल एक्सपी जो चैनल है उसके ऊपर एक लाइव कुकिंग शो किया हुआ था। उसके अलावा कलर्स गुजराती पे किया हुआ है। उसके अलावा बहुत सारे न्यूज़पेपर्स में रिव्यूज़ लेने के लिए आते हैं, तो रिव्यूज़ दिए हुए हैं। क्या बात है ऐसा? लाइक कलर्स गुजराती में आप जो शो करते हो उसका कुछ नाम है? नहीं, मैंने पर्टिकुलर शो किया हुआ था और एक्चुअली में मुझे भी वाज इट एपिसोड और एपिसोड या एपिसोड था। उसके अलावा बहुत सारी न्यूज़ चैनल जो अभी अहमदाबाद में है, जिसने भी अप्रोच किया, लेकिन ऑनेस्टली टेलिंग यू नॉट गेटिंग मच टाइम फॉर दिस काइंड ऑफ थिंग, बिकॉज इतने सारे प्रोजेक्ट्स होते हैं और इतनी अलग अलग जगह पे होते हैं, तो ट्रैवलिंग इज़ नॉट एन ईजी टास्क। सो उस टाइम पे ये सारे चीज़ें नहीं कर पाते। व्हाट डू यू थिंक, आपने जो ट्रेंड को फॉलो किया, इज इट वर्थ इट? आपको कोई Yes. रिग्रेट है? नहीं, स्टार्टिंग में बहुत रिग्रेट था जब रगड़ा जाता था, बहुत ज़्यादा रिग्रेट था। इसके लिए मैंने लाइन चेंज करने का भी सोच लिया। फिर लाइन चेंज करने के चक्कर में मैं कंट्री छोड़ के बाहर गया, तो पता चला आई एम इनटू राइट डायरेक्शन। अच्छा, तो देन डू यू फाइंड कि ये आपका पैशन है और समथिंग लाइक दैट कि इट इज़ माय पैशन, डेफिनेटली या पैशन है। क्योंकि इसके आपने लिए दूसरा कुछ ट्राई करने का किया मैंने तब भी? कोशिश ही नहीं की। या आपने एमबीए और वगैरह में भी, बट सी एमबीए किया, लेकिन फिर उस टाइम पे पता चल गया था, तो एमबीए भी इसको मायने रखते हुए किया कि ये लाइन में मुझे एमबीए कहाँ पे काम में आएगा। सर अभी आप पर्सनल केटरिंग और वगैरह भी करते हो, उसके बारे में मुझे बताओ। आपने मुझे बताया कि पीएम है, उनका भी आप पर्सनल केटरिंग करते हो, सो लाइक हाउ इज द एक्सपीरियंस, लाइक क्या होता है ये? इट इज़ कॉल्ड ग्रीन रूम। जो पीएम का होता है, जो सीएम का होता है, यूएचएम यूनियन होम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर का भी होता है। तो ये लोग जब ट्रैवल करते हैं तो इनके कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं कि ये लोग सर्टन एक्सपायरी डेट का खाना नहीं खाते हैं, ये लोगों को कुछ खाना टेस्टेड खाना होना चाहिए, उनके लिए पर्टिकुलर प्रोटोकॉल फॉलो करने होते हैं, फ्रेश खाना ही बनाना होता है। और तो वो सारी चीज़ों के लिए मुझे अप्रोच किया गया था। और गुजरात के अंदर कहीं पे भी इनका कुछ भी होता है तो डेफिनेटली उस चीज़ के लिए मुझे जाना पड़ता है। ये जिस तरीके से culinary का ट्रेंड अभी इमर्ज कर रहा है, लॉट ऑफ इम्पैक्ट ऑन रेस्टोरेंट के ऑपरेशंस और कंज्यूमर में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आया हुआ है। व्हाट आर योर व्यूज ऑन इट? अभी कोविड आया ना, तो कोविड में सबको ऐसा लगने लगा कि मुझे तो ये रेसिपी आती है, मैं तो ये कर लूँगा या कर लूँगी। वो चक्कर में बहुत सारे लोगों ने नए नए रेस्टोरेंट खोल दिए, नए नए कैफ़ेज़ खोल दिए, बिना देखे, बिना सोचे, बिना समझे। अल्टीमेटली अगर आप टीवी पे देखते हो कोई चीज़ को, टीवी पे आप ट्रेंड फॉलो करते हो, राइट? टीवी पे बहुत सारे लोग आते हैं कॉम्पिटिशन्स में, जैसे आपने देखा हो डांस इंडिया डांस देखा हो, इंडियन आइडल देखा हो, तो उसमें वहाँ पे मतलब पार्टिसिपेट करने के लिए बहुत सारे लोग आते हैं, ऑडिशंस देते हैं। फर्स्ट ऑडिशन दिया जोरदार, सेकंड ऑडिशन आउट, क्योंकि वो एक चीज़ के अलावा पता ही नहीं है उनको क्या करना है आगे। वैसे ही ये लाइन में है कि उनको पता ही नहीं है, ओपन तो कर लिया, पर ओपन करने के बाद कैसे ऑपरेशंस चलाने हैं, कैसे ऑपरेशंस को स्मूथ करना है, कैसे आगे उसको और मार्केट में रखने के लिए क्या स्ट्रेटेजीज होनी चाहिए, कितना बजट होना चाहिए, कितना कैपिटल होना चाहिए, वो किसी को पता ही नहीं है। तो अल्टीमेटली ये सारे प्रोजेक्ट्स डाउन जा रहे हैं। और कहीं ना कहीं जहाँ पे आप ऐसा बोल सकते हो एक महीने में अगर 400 से 500 रेस्टोरेंट ओपन हो रहे हैं, तो उसके सामने 1000 से 2000 रेस्टोरेंट बंद भी हो रहे हैं। नॉट ड्यू टू द प्रॉपर मैनेजमेंट। एग्जैक्टली। सर रेस्टोरेंट में सबसे ज़्यादा कौन सा चलता हुआ आपको लगा, वेज में या वेज या नॉन वेज? इन गुजरात वेज।
Veg. And out of Gujarat? Out of Gujarat, both the restaurants works. Works well? Yeah. Okay. एंड अगर जो प्लांट बेस्ड अगर जो मैं डाइट की बात करूँ उसके अलावा और कौन से रेस्टोरेंट में हेल्दी ऑप्शंस होते हैं? वीगन ऑप्शन, अभी वीगन ट्रेंड बहुत चला है. अच्छा. वीगन मतलब नो डेयरी प्रोडक्ट्स, अच्छा. जिसमें अगर नॉनवेज की बात करो तो मीट आ गया या चिकन आ गया, मटन आ गया, ये सब आ गया जिसमें एनिमल का इन्वॉल्वमेंट नहीं होना चाहिए, जिसमें ओनली बोल सकते हैं प्योरली वेजिटेरियन फूड होना चाहिए, राइट. अब वेज में आते हैं तो वेज में वीगन क्या होता है, तो बेसिकली वीगन इज अ प्रोडक्ट अपना ऐसा बोल सकते हैं एनिमल बेस्ड प्रोडक्ट. अब एनिमल बेस्ड प्रोडक्ट मतलब दूध भी आ गया, राइट. उसके अंदर बटर भी आ गया, क्रीम भी आ गया, चीज़ भी आ गया, तो ये सारे एनिमल बेस्ड प्रोडक्ट ही है क्योंकि एनिमल में से आते हैं. तो वीगन लोग ये सारी चीज़ नहीं खाते हैं, तो उसके बिहाफ पे जैसे पनीर है तो पनीर की जगह वो लोग टोफू प्रेफर करते हैं. मिल्क है तो सोया मिल्क आता है या आलमंड मिल्क आता है. तो ऐसे हेल्दी ऑप्शंस क्रिएट किए जाते हैं. अभी टेक्नोलॉजी है सर, वो कैसे इम्पैक्ट कर रही है शेफ़ को? आपको लगता है कि शेफ़ को बहुत सारी जगह पे वो रिप्लेस करेगी? क्योंकि अगर जो अपने यहाँ पे एक कैफ़े है कैफिक्स करके, वहाँ पे आप देखोगे तो सर्व करने के लिए भी एक रोबोट आता है एंड दे सर्व विद द फूड. सो इस तरीके से आपको लग रहा है कि किचन के अंदर भी शेफ़ को रिप्लेस करने के लिए कोई टेक्नोलॉजी इवॉल्व हो सकती है कि वहाँ पे ऑटोमेटिकली वो इंग्रेडिएंट्स लेके बना दे, समथिंग लाइक दैट, और प्रॉपर अमाउंट मेरे में? 1-2 क्लाइंट्स थे जिन्होंने ऐसा रोबोट लिया, ट्रायल्स भी किए. अहमदाबाद की बात कर रहा हूँ. अच्छा. ट्रायल भी किया और उनको पता चल गया कि वो रोबोट चलाने के लिए भी अल्टीमेटली इंसान तो चाहिए आपको. अच्छा. तो जो लोग ऐसा सोचते हैं कि टेक्नोलॉजी सब कुछ है तो वो तो घर में भी कर सकते हैं, True. राइट. पर वो पॉसिबल नहीं है. वो करने के लिए डेफिनेटली, जैसे कुछ लोग ऐसा सोचते हैं घर में भी अगर मम्मी खाना बनाती है हर रोज, उनको फ्री करने के लिए टेक्नोलॉजी ले सकते हैं ना हम लोग. इतना तो कैपेबल है हम सब, फिर भी नहीं करते. क्यों? क्योंकि एक है ना डायलॉग कि माँ के हाथ का खाना माँ के हाथ का ही होता है. True. वैसा ही है, जो इंसान के हाथ का खाना होता है वो रोबोट वो नहीं दे पाएगा. उसमें रेसिपी फीड करोगे तो वो पर्टिकुलर रेसिपी दे पाएगा, पर वो रेसिपी आप खा खा के कभी ना कभी तो वो भी थक जाओगे ना. वहाँ पे फॉरेन और वगैरह में तो कैन फूड्स बहुत ज़्यादा चलते हैं, ठीक है. राइट. यहाँ पे ऐसा कोई आपको लग रहा है कि इमर्जिंग ट्रेंड है अभी? आई डोंट सी कैन फूड कैन सर्वाइव इन इंडिया बिकॉज फॉरेन में ऐसा है कि दे डोंट हैव अ टाइम. और कोल्ड टेम्परेचर भी है ना वहाँ पे साथ. राइट. सो टेम्परेचर, लोकेशन, एवरीथिंग गोज विद. अच्छा. और सर अगर जो मैं एक रेस्टोरेंट ओपन करना चाहता हूँ, एक नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ, एक मुझे खुद के नाम का रेस्टोरेंट ओपन करना चाहिए या शुड आई गो स्ट्रेट अवे टू QSR? फॉर एग्जांपल लेते हैं कोई पिज़्ज़ा हट हो गया, डोमिनोज हो गया, या मैकडी हो गया, या बर्गर सिंह हो गया, इन सब का मैं सीधा फ्रेंचाइज ले लूँ? इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर पॉकेट. अच्छा. ऑल डिपेंड्स ऑन द पॉकेट. यस. मैं आपको ऐसा बोलूँगा कि यार आपको एक रेस्टोरेंट खोलने में इतना पैसा लगेगा, आप क्या करोगे? अल्टीमेटली आप एज ए नॉट एज ए ओनर, आई एम नॉट थिंकिंग एज ए ओनर, एज ए ह्यूमन आप कंपैरिजन करने लग जाओगे. यार मैं ये खोलता हूँ, मेरा इतना पैसा लग रहा है. आप प्रॉफिट के बारे में तो बाद में सोचोगे. आप बोलोगे कि मैं QSR कर रहा हूँ, मेरा इतना पैसा लग रहा है, मेरा कैफे कर रहा हूँ, मेरा इतना पैसा लग रहा है. अगर सबसे पहले किसी भी नॉर्मल इंसान के दिमाग में आता है यार कम पैसे लगा के ज़्यादा मिल रहा है तो फिर मैं इतने सारे पैसे क्यों लगाऊं. ओके. इंस्टाग्राम है, उसने आपका पूरा शेफ का करियर कैसे चेंज किया? You can see me now. Yeah. It's all not just Instagram. It's you can say social media. Any school or course do you suggest to somebody जो शेफ कंसल्टेंट बनना चाहता है? Definitely, everybody should have done bachelors in hotel management. क्योंकि वहाँ पे आपको सिखाया जाता है, प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती है, प्रॉपर गाइडेंस मिलता है आपको कि यार कैसे क्या चीज़ करनी चाहिए. ऐसे नहीं कि नींद में से जागे और आपको ये करना है, ऐसे नहीं. यू नो what are the basic principles. Still people are not much aware about this field and उनको ऐसा लगता है अच्छा ठीक है खाना पकाना ही है, क्या हो गया, क्यों लूँ मैं ऐसी फील्ड. What are your views to them? बेसिकली उनके पेरेंट्स उनको ये बोलते हैं, अगर जो कोई बोलता है कि मुझे ये बनना है शेफ कंसल्टेंट या मुझे शेफ बनना है. मेरे बारे में एक लोग जोक भी बोल सकते हो, लेकिन मेरे बारे में एक कमेंट ऐसा हुआ था. मैं आपको मेरे बारे में बताता हूँ. जब मैं शेफ़ तो हुई, लेकिन जब मैं ऑस्ट्रेलिया रहता था तो
अब उम्र हो गई, मम्मी पापा लड़कियां देखने जाते हैं, राइट, तो रिश्ते आते हैं सब। तो उसमें से एक लड़की का रिश्ता आया था मेरे लिए, तो उसके घर में ऐसा पूछा गया कि लड़का क्या करता है। तो मेरे मम्मी पापा ने बोला वो शेफ़ है। मैं नहीं था इस टाइम पे यहाँ पे, तो मम्मी पापा बात कर रहे थे, तो बोले वो शेफ़ है। तो बोले शेफ़ है, बात मतलब वो क्या होता है? बोले शेफ़ मतलब वही जो होटल में प्रॉपर तरीके से खाना प्रेजेंट करते हैं ऐसे। बोले खाना प्रेजेंट मतलब, बोले वो जो खाना बनाते हैं ना, तो उन्होंने ऐसा बोला, अच्छा रसोइयो छे। तो सी दैट कॉन्सेप्ट स्टिल देयर इन द पीपल्स माइंड कि भाई हाँ यार, मतलब वही जो खाना बनाते हैं वही है शेफ़। वो सही भी है, वो गलत नहीं है। शेफ़ बेसिकली खाना बनाते हैं, लेकिन शेफ़ और कुक उसमें फ़र्क वही है। कुक होता है वो शेफ़ का गाइडेंस लेके खाना बना के उसको प्रेजेंट करता है। शेफ़ होता है जो प्रॉपर तरीके से वो खाने को कितने टेम्परेचर में पकाया जाए, कितने टेम्परेचर के बाद वो खाना बिगड़ जाएगा, कितने टाइम उसको बाहर रखेंगे, वो खाने को क्या होगा, वो खाने का कलर चेंज कब होगा, वो खाने का टेक्सचर कैसे मेंटेन होगा, वो प्लानिंग शेफ़ करके देता है आपको। अब मुझे बताओ व्हाट इज योर बेस्ट सेलिंग, और एक तरीके से बताऊं तो सिग्नेचर डिश आपकी कौन सी है? There are so many. I can't do injustice with नेम one. टॉप 4। I would say Indian, हाँ, continental, oriental, and yeah, these three only. The top trending food in the world. These three food. नाइस। सर अगर जो मैं आपको बताऊं कि इफ somebody wants to taste the food of your hand, ओके, वो Yeah. कहाँ पे आ सकता है? There are so many places. Yeah. But for now, if you are in Ahmedabad, do visit to Masala Secret or Cafeza. एक सर है ना, किचन में देखने जाए तो एक गैस वाला किचन होता है और एक इलेक्ट्रिक वाला होता है, तो व्हाट आर द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ इट? सी अगर आप एक छोटा मोटा प्रोजेक्ट लेके बैठे हो, QSR लेके बैठे हो, तो वहाँ पे चीज़ें फिक्स्ड होती है, मेनू बहुत छोटा होता है, वहाँ पे इतनी सारी चीज़ें कुकिंग करने की नहीं होती, वो प्री कुक्ड होता है, या तो माइक्रो किया या तो ओवन में डाला एंड इट इज़ रेडी टू गो। तो वहाँ पे इंडक्शन बेस्ड चीज़ें होती है, वहाँ पे गैस की ज़रूरत इतनी नहीं होती है आपको। तो देयर यू आर परफेक्टली फाइन विद अ इलेक्ट्रिक किचन, नो गैस एट ऑल। बट अगर आप प्रॉपर कमर्शियल रेस्टोरेंट में जा रहे हो जहाँ पे आपको फाइन डाइन खाना करना है या कैफ़े करना है, तो और आपको पता है कि वहाँ पे क्राउड बढ़ने वाला है, तो डेफिनेटली यू शुड गो फॉर अ गैस किचन। सर फूड वेस्ट अभी कोई मैनेज करने का कोई नया तरीका आपने देखा है रिसेंटली, जहाँ पे क्योंकि रेस्टोरेंट में फूड बहुत ज़्यादा वेस्ट होता है, सो आई हर्ड सम एट सम रेस्टोरेंट कि वो लोग क्या करते हैं, इतना सारा जितना भी फूड वेस्ट होते हैं उनको पूरा ग्राइंड करते हैं एंड उसके बाद उसको कुछ डिकम्पोज करते हैं, ऐसा कुछ करते हैं। सो इस तरीके द का। गवर्नमेंट केम अप विद अ स्कीम कॉल्ड डिकम्पोजिशन। तो उसका एक मशीन आता है, मशीन के अंदर सारा जो वेस्टेज होता है वेस्टेज को डाला जाता है और उसकी एक खाद बनाई जाती है, फिर वो जो किसान होते हैं उनको प्रोवाइड की जाती है। सर एक अभी बहुत बड़ी वायरल न्यूज़ हुई थी जहाँ पे पनीर फेक बन रहा है, वैसा बता रहे, तो व्हाट आर योर व्यूज ऑन इट? एक्चुअली पनीर बटर बहुत सारा फेक मार्केट में मिलता है, ऐसा नहीं मिलता है, और जेन्यून नाम के साथ भी मिलता है। क्योंकि आज मार्केट में आप कोई भी चीज़ लेने जाते हो तो कोई भी चीज़ ओरिजिनल भी मिलती है और उसकी फर्स्ट कॉपी भी मिलती है। तो ऐसा खाने में भी अभी होने लगा है। वाई? बिकॉज कोई भी चीज़ अगर ओनर वो देखने जाता है यार कौन से वेंडर से मुझे सस्ता मिल रहा है, तो वो चक्कर में बेचारे मतलब गलती से सही चीज़ को गलत मान के और गलत चीज़ को सही मान के वो प्रोक्योर कर लेते हैं। वैसा ही हो रहा है। पर मार्केट में बहुत सारी डेयरीज है अभी, और स्पेशली गुजरात के अंदर बहुत फेमस डेयरी है जिसका आप पनीर लाओगे, डायरेक्टली परचेज करोगे, उसके नाम के साथ उसके ISI जो लोगो होता है, मार्को होता है, वो सब देख के आप प्रोक्योर करोगे तो आप कहीं पे धोखा नहीं खाओगे। पर समझो कि एक कस्टमर है, वो रेस्टोरेंट में बैठा हुआ है, हाउ कैन दे आइडेंटिफाई कि अच्छा ये पनीर जो है वो रियल है या नहीं है? बिकॉज यहाँ पे ऐसा बोला गया था वैसे कि तो चावल भी प्लास्टिक के आते हैं ऐसा बोला गया है, क्या बात? वेजिटेबल भी प्लास्टिक का आता है वैसा बोला गया है। अच्छा। आप वेजिटेबल आइसबर्ग लेटर्स के बारे में बोला गया था, चाइना का एक वीडियो वायरल हुआ था, तो लोगों ने ऐसा बोलना चालू कर दिया कि यार ये तो प्लास्टिक है, उसको ऐसे करके नीचे मतलब जंपिंग बॉल की तरह यूज कर सकते हो ऐसा। पर इवन राइस का भी ऐसा वायरल हुआ था। तो हर चीज अगर हम ऐसा ही मानने जाएंगे कि ये नकली है नकली है नकली है, तो लोग तो खाना ही घर में भी खाना बंद कर देंगे। तो व्हाट डू थिंक अबाउट पनीर? अभी जो पनीर के बारे में ऐसा बोला गया था कि वो पनीर को कोई इंक में डालते हैं तो वो कलर चेंज कर देता है, तो वो कितना सच है?
सी डेफिनेटली अगर ये चीज़ हुई है तभी किसी ने ये चीज़ के बारे में बोला है, तो आप सही हो वहाँ पे कि हाँ, पनीर डुप्लीकेट पनीर आ रहा है और लोगों को इसलिए पता नहीं चलता है क्योंकि लोग, मैंने जैसे आपको बताया, लोग खाने के बारे में इतने पर्टिकुलर नहीं है या नॉलेजेबल नहीं है फूड के बारे में। खाली पर्टिकुलर रेसिपी जानने से सब कुछ नहीं होता, उसके प्रोडक्ट के बारे में जानना पड़ता है। वो प्रोडक्ट कहाँ से आ रहा है, कहाँ से प्रोक्योरमेंट हो रहा है, कौन उसको हैंडल कर रहा है, वो सब जानना ज़रूरी है। आज मार्केट में ब्रांड अवेयरनेस नहीं है, इसी वजह से नकली चीज़ें आ रही हैं मार्केट में। तो पनीर के साथ भी वैसा ही हुआ है। बहुत सारी बड़ी बड़ी डेयरीज़ हैं, पर्टिकुलर डेयरीज़ हैं जो अपना खुद का पनीर बनाती है और जो अच्छा बनाती है, लेकिन उनके प्राइसेस लोगों को हाई लगते हैं। लोग ऐसा बोलते हैं, यार मार्केट में जो पनीर 200 रुपये में मिल रहा है, मैं वो डेयरी को 350 रुपये या 380 रुपये क्यों दूँ? पर अल्टीमेटली लोगों को ये समझना पड़ेगा कि वो 200 रुपये वाला पनीर नकली पनीर है, इसके लिए उनको 200 रुपये में मिल रहा है। एक्चुअली में जो आप एक रेशियो देखोगे तो सारी डेयरी के प्राइसेस ऑलमोस्ट सिमिलर होंगे और जो नकली पनीर होगा उसके प्राइस डाउन होंगे। तो उससे भी आपको आइडिया लगता है मार्केट में। आप अगर जेन्युइनली आप वो प्रोडक्ट के बारे में नहीं भी जानते हो तो आपको प्राइस वेरिएशन से भी पता चलेगा। फिर अगर आपको लोगों की हेल्थ के साथ खिलवाड़ी करना है, आपको पता है कि यार सस्ता मिल रहा है तो डुप्लीकेट होगा और फिर भी आप बेच रहे हो, देन इट इज़ योर कॉल, देन वी कांट डू एनीथिंग, देन गवर्नमेंट विल टेक अ चार्ज। 3 एडवाइसेस टू समबडी जो शेफ कंसल्टेंट बनना चाहता है। फोकस ऑन बेसिक्स, कभी भी बेसिक्स को नहीं भूलना चाहिए। दूसरा, आपको प्रॉपर ऑपरेशंस पहले देखने पड़ेंगे। कोई भी बिजनेस आप चालू कर रहे हो, आप कोई भी लाइन में जा रहे हो, तो आपको उसके बारे में स्टडी करनी पड़ेगी। आप ऐसे ही शेफ़ कंसल्टेंट या कंसल्टेंट नहीं बन सकते। यू नीड टू हैव अ प्रॉपर नॉलेज, प्रॉपर एटिकेट्स फॉर पर्टिकुलर इंडस्ट्री। सो वैसे ही आपको खाने के बारे में नॉलेज होना ही सब कुछ नहीं होता है। खाने के अलावा भी मैनेजमेंट होता है, सिस्टम्स होती हैं, बहुत सारे रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, वो सारे फॉलो करने होते हैं। आई थिंक दिस बोथ आर, या इट विल वर्क। If somebody wants to connect with you right now, is there any way like आपको वो Instagram के ऊपर reach out कर सकता है? Is there any call? Is there any contact detail through which वो आपको approach कर सकता है? Yeah, they can definitely call me. We have a website called chefchoiceconsultancy.com. Apart from there, we have a social media handle. So वो वहाँ पे भी जाके मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, शेफ़ अर्पित ऑफिशियल, और फेसबुक पे भी हूँ मैं अवेलेबल। उसके अलावा एक्स पे भी हूँ, जो ट्विटर था पहले, तो उस पे भी अवेलेबल हूँ। और उसके अलावा आप मेरे प्रोजेक्ट्स हैं, उसके अगर आपको मेरे बारे में कुछ भी जानना है, क्या लेटेस्ट ट्रेंडिंग कर रहे हैं, तो प्रोजेक्ट्स के जो इंस्टाग्राम हैंडल होते हैं उस पर सारी रेसिपीज़ होती है। So you can also go through that and you have a better idea what we do and what we not do. मुझे है ना अहमदाबाद में कोई भी लेबनीज फूड की रेस्टोरेंट ढंग की दिखती नहीं है। Right. ठीक है, उसके ऊपर यहाँ पे क्या ये फूड कुछ चलता नहीं है? आप लॉन्च कर सकते हो आगे कोई रेस्टोरेंट में? क्योंकि There are so many restaurants, they serve Lebanese food. It is not that we also serve Lebanese food. सर मिक्स्ड वाला लोग प्रोवाइड करते हैं यहाँ पे। मैं दुबई गया था ना, जहाँ पे जेन्यून लेबनीज फूड मैंने जो खाया था ना सर, उसका टेस्ट अभी तक मुझे अहमदाबाद में कहीं पे देखने के लिए नहीं मिला है। Right. You I have should not seen. Yeah. actually see, if you go for anything authentic, I haven't seen in Gujarat anything is working. To be very honest, we have a particular taste. मैंने आपको बोला लोकेशन और वहाँ के लोगों को आपको मायने रखते हुए चीज़ों को डेवलप करना पड़ेगा। आप प्रॉपर ऑथेंटिक, आपने दुबई में जाके वो पैसा खर्च दिया, आपने कुछ भी नहीं बोला, आपने खाली बोला फूड के बारे में, और सेम पैसा सेम फूड अगर मैं आपको यहाँ पे खर्चने के लिए बोलूँगा, आप बोलोगे सॉरी सर वेरी एक्सपेंसिव। सो ये मायना रखता है। जब आप नई चीज़ों के लोग वो प्राइसिंग को लेके, वो इंग्रेडिएंट की जो कॉस्ट है उसको लेके अडेप्टिव नहीं है। अल्टीमेटली ओनर्स आर नॉट मेकिंग नॉट इवन प्रॉफिट, वो बॉटम लाइन पे भी नहीं चल रहे होते हैं, उन पे भी नहीं है। एग्जैक्टली। तो उस टाइम पे बहुत दिक्कतें होती है, इसलिए ये सारी चीज़ों को अवॉइड किया जाता है कोई भी रेस्टोरेंट में। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग द पॉडकास्ट सर। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। होप सो ये पॉडकास्ट के थ्रू आपने हर एक इन्फॉर्मेशन एंड हर एक जो आपका मेन पर्पस था अबाउट कि लोगों को शेफ कंसल्टेंसी के बारे में पता चले, उसके बारे में लोगों को पता चला होगा। हाउ टू बिकम अ शेफ की लाइफ कैसे होती है, उन सब के बारे में। डन सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू।